हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछली क्लास में बिहार दरोगा का विश्व का भूगोल बताया था और आज मैं उसके आगे बताऊंगा। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तथा इसकी खोज कब और किसने की थी? तो मैरियाना गर्त है। और कब हुआ था खोज? तो 1957 में। और किसने की? तो वित्तीय राज। और मैरियाना गर्त की जो गहराई है, गर्त है कितना गहरा, तो 11,022 मीटर है। कितना? 11,022 मीटर है। किस महासागर को अर्ध महासागर बोलते थे? हिंद महासागर को बोलते हैं अर्ध महासागर। फेरी आइसलैंड वन क्षेत्र तथा ईस्ट इंडिया जोन माइन वन क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर बोलते हैं? तो आर्कटिक महासागर को बोलते हैं छिपता हुआ महासागर। कौन सा महासागर एक ओर एशिया तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है। अग्नि वलय की उपस्थिति में किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। सबसे कम गहरा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक में। किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों से स्पर्श करती है? तो ये प्रशांत महासागर, जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है, प्रशांत महासागर। 1519 में अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग से प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी? मैगले ने की थी। न्यूफाउंडलैंड की खोज कब तथा किसने की? 1497 में जॉन कैवेट ने। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल के नाम से जाना जाता है? ये गल्फ स्ट्रीम को ही जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मेक्सिको की खाड़ी से। ये गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। किस महासागरीय जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो क्रिसमस के बच्चे की धारा अल नीनो को बोलते हैं। अल नीनो की जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू तट में। किस महासागर की जलधारा को न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। किस महासागरीय जलधारा को उसके खोजकर्ता के नाम पर हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं? तो पेरू की धारा को हम्बोल्ट बोलते हैं। गहरा नीला रंग होने के कारण किस महासागरीय जलधारा को जापान के निवासी जापान की काली धारा कहते हैं? तो क्यूरोसिया की गर्म जलधारा। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने अब पुनः नीचे गिर कर पीछे लौटने को बोलते हैं ज्वार और भाटा। और जानते हैं कि जो ज्वार और भाटा जो होता है, ज्वार और भाटा यानी समानता बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो अंतर होता है 7 दिन का अंतर होता है। और पृथ्वी की प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर क्या आता है? ज्वार। और ज्वार के बाद 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ठीक है। और महासागरों में समुद्र के कारण में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायित्व का कारण है सूर्य का गुरुत्वीय बल होता है और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का केंद्रीय बल के कारण महासागरों में समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य चंद्रमा की एवं पृथ्वी एक ही सिद्ध में होती है तब सूर्य चंद्रमा के आकर्षण शक्ति में सम्मिलित होने को क्या बोलते हैं? उच्च या दीर्घ या पूर्ण ज्वार बोलते हैं। दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है? अमावस्या के एवं पूर्णिमा के दिन, यानी दीर्घ ज्वार की अमावस्या पूर्णिमा दोनों के दिन। जब सूर्य चंद्रमा के केंद्र पर समकोण बनाते हैं तो सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, प्रभावशील हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। इस स्थिति में उत्पन्न ज्वार को बोलते हैं निम्न ज्वार। निम्न ज्वार कब उत्पन्न होता है? प्रत्येक पक्ष की अष्टमी में। प्रतिदिन कितने बार ज्वार आता है? 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। देखिए, 2 ज्वारों के बीच का समय का अंतर कितना होता है? जो तो 12 मिनट 26 घंटा होता है। और ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? तो अभी बताया था 6 घंटा 13 मिनट बाद। प्रतिदिन पहली ज्वार किस कारण आता है? चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है। देखिए, प्रतिदिन दूसरी ज्वार किसके कारण आता है? पृथ्वी के अपकेंद्रीय। पहला होता है चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण पहला ज्वार, और दूसरा जो ज्वार होता है वो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी अपने चारों ओर फैले गए इसके एक सुरक्षा वायु वाली परत से इसको वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत को अध्ययन को क्या बोलते हैं? एरोलॉजी या वायु विज्ञान। वायुमंडल की निचली परत को बोलते हैं मेट्रोलॉजी या ऋतु विज्ञान। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन 78% है। और जानते हैं कि नाइट्रोजन
का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तु को क्या करती है, तेज़ी से जलने से क्या करता है, बचाता है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ये आग पर काबू पाना संभव नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जानते हैं कि 21% है, इसे इसको बोलते हैं 20 पॉइंट कुछ, यानी इसको 21% ही बोला जाता है, इसे 20.95 होता है, इसे 21% होता है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.036 होता है, हीलियम 0.005 और हाइड्रोजन सबसे कम होता है, 0.0005 होता है, ठीक है। वायुमंडल में वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, जो सबसे अधिक भारी होने के कारण वायुमंडल में सबसे निचली परत में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी बताया। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.036% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है ऊपर, ठीक है। और इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर ऊंचाई तक फैलता है और 90 मीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है, और फैला हुआ है कितना, तो 32। और ये जो नाइट्रोजन है, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, नाइट्रोजन जो 18% पूरा है वायुमंडल में। और ऑक्सीजन जो है, यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और 16 किलोमीटर से जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, और 120 किलोमीटर में बहुत ही कम हो जाती है, ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है। यानी कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उपयोगी है। वायुमंडल में गैस जो अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने में सहायक होती है, ऑक्सीजन के कारण ही जलता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है, अभी 64 किलोमीटर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है, तो आर्गन है। और आर्गन कितना है, तो आपको पता है कि आर्गन 0.93% है। कितना है, 0.93% आर्गन। पृथ्वी की धरातल से सटा हुआ तथा धरातल के सबसे निकटतम वायुमंडल का सबसे निचला सघन वायु वाला भाग क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, जिसको बोलते हैं क्षोमंडल। और क्षोमंडल जानते हैं कि इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं, अधोमंडल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी मंडल में जितना भी जो है घटना, यानी बादल, आंधी और वर्षा इसी मंडल में होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल की मोटाई सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ पर होती है, तो ध्रुव पर सबसे अधिक होगी, विषुवत रेखा पर सबसे कम होगी। समताप मंडल की खोज सर्वप्रथम कवर किसने की, 1902 में टीजेंस डी वोट ने। समताप मंडल का वह भाग जिसमें ओजोन परत की सघनता काफ़ी अधिक होती है, क्या कहलाता है, ओजोन मंडल। पृथ्वी की धरातल से ऊपर ओजोन मंडल का विस्तार कितना है, तो 32 से 60 है, ठीक है। 32 से 60 किलोमीटर है। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसी ऋतु में क्षोमंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म के कारण। प्रायः सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिसमें जलवायु तथा मानसूनी दशाओं में परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं क्षोमंडल। सब घटना ये सब होता है क्षोमंडल में होता है। किस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श होती है, यानी समताप मंडल में वायुयान उड़ती है। यह समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, ठीक है। और इस मंडल में वायुयान उड़ती है और दशा होता है इसमें। और इसको बोलते हैं, इसी मंडल को बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच, यानी कि इसमें ओजोन होता है, इसीलिए बोलते हैं। परावैंगनिक किरणों को ओजोन है ना, जो अवशोषित कर लेता है, यानी कि समताप मंडल में ही ओजोन है, और ओजोन ही को ही बोलता है पृथ्वी का कवच। किस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, समताप मंडल। किस मंडल में संवहन मंडल भी कहते हैं, देखिए ये बताए थे, क्योंकि संवहन धाराएं भी मंडल सीमा को करती है। तो अधोमंडल या क्षोभ मंडल या संवहन मंडल, सब बोलते हैं क्षोभ मंडल को ही। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है, आयन मंडल में। जितना भी संचार वगैरह है वो सब कौन सा मंडल में है, आयन मंडल। और आयन मंडल जो ऊपर में है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में ही है, ठीक है। इस पर जितना भी रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, सुरक्षा सब इसी उपग्रह में अवस्थित होते हैं। किस मंडल में को अधोमंडल कहते हैं, तो ये देखिए क्षोभ मंडल आ गया। कौन सा मंडल हमारी संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इस माध्यम में रेडियो तरंग विभिन्न स्थानों पर था। आयन मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल किसे मानते हैं, तो क्षोभ मंडल को मानते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। और ये जो है वायुमंडल का सबसे निचला परत यानी कि ग्रह है, मंडल है। किस मंडल को वायु क्षेत्रीय दिशा में होता है, समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में ही होता है।
मेघ गर्जन वायुमंडल की किस मंडल में होता है? क्षोभमंडल में। सुपरसोनिक विमान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय मंडल कौन है? तो कौन है? समताप मंडल है। सुपरसोनिक के लिए कौन है? समताप मंडल। वायुमंडल में किस भाग में वायुमंडल का कुल जलवाष्प की मात्रा 90% से विद्यमान होता है? क्षोभमंडल में। वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल भी कहते हैं? तो मध्य मंडल को बोलते हैं रसायन मंडल, मध्य मंडल को। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण या सौर उष्मा को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो सूर्य ताप की। सूर्य ताप की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। वह काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाली रेखाओं को मिलाती है तो क्या कहलाती है? समताप रेखा। अधिकतम और तथा न्यूनतम तापमांतर को बोलते हैं तापांतर। वर्ष के अधिकतम तापमांतर और न्यूनतम तापमांतर को वार्षिक तापांतर बोलते हैं। विश्व का सबसे अधिक वार्षिक तापांतर तो 65.5 कहाँ है? तो वर्षांक साइबेरिया में है। कहाँ है? वर्षांक साइबेरिया में है। धरातीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों को पड़ने वाला दबाव को बोलते हैं वायुमंडल। किसी स्थान पर वायुदाब की किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। और बैरोमीटर जानते हैं कि यह समान समुद्र स्तर से वायुदाब से 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर स्तर पढ़ने पर दाब ये होता है। ठीक है। अब वायुमंडलीय का दाब जो होता है बाहर होता है और 1 बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और समुद्र तल पर इसका औसत वायुमंडल दाब होता है 1313.2 मिलीवार, या इसको बोल सकते हैं 1013.2 किलो पास्कल बोलते हैं। ठीक है। और यह जो है यह हॉर्स प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीवार होता है। 10 मिली पर 1 मिलीवार घटता है। धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडलीय की समस्त परतों का पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है? वायुदाब। किसी स्थान पर वायुदाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से। ग्लोब पर वायुदाब की पेटियां की संख्या कितनी है? तो 7 है। वायुदाब में अचानक कमी आ जाने के कारण तो जानते हैं कि जब तूफान आएगा एकाएक, जब वायुमंडल क्या होता है नीचे गिर जाएगा पटियांग, तो तूफान आ जाएगा और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना होती है और धीरे धीरे पटियांग ऊपर जाएगा तो दिन साफ होगा। वायुदाब घटने की प्रक्रिया को वायुदाब उच्च आवाज कहते हैं। पारद वायुदाब मापी का आविष्कार किसने किया था? टोरिसेली ने। सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार एडम सेल्सियस ने। किस स्थान पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिकतम होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिकतम होता है। दक्षिणी गोलार्ध 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच की पछुआ हवन किस नाम से जानते हैं? तो गरजता चालीसा। क्या? गरजता चालीसा। ये 40 डिग्री है। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री से समवृत्त पछुआ हवा, तो देखिए 50 डिग्री तो प्रचंड 50। दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश समीपवर्ती रेखा में पछुआ पवन को किस नाम से? तो चीखता 60 है तो 60 नाम से ही पता चल रहा है। मानसून के अनुसार मौसम के अनुसार बहने वाली सामयिक पवनों को मानसून पवनें बोलते हैं। मानसून पवनें सामान्यतः किस कटिबंध में पाए थे? उस कटिबंध में। रात में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली सामयिक पवनों को क्या बोलते हैं? स्थलीय समीर बोलते हैं। दिन में समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली रासायनिक पवन को सागरीय बोलते हैं। दिन में ये बहता सागरीय और रात में जो बोलता स्थलीय। रात में स्थलीय, दिन में सागरीय। रात में पर्वत से घाटी की ओर बहने वाली सामयिक पवनों को बोलते हैं पर्वतीय। दिन में घाटी से पर्वत की ओर बहने वाली सामयिक पवन को बोलते हैं घाटी समीर। टेरल व विरजोन कहाँ बहने वाली समीर है? तो पेरू और चिली पश्चिमी तट पर। किसी शीतकालीन हिमयुक्त पवनों को पुर्गा कहते हैं, बुरान को। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को बोलते हैं चक्रवाती या वर्तार्गी वर्षा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवर्तीय। संसार का अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय में होती है। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो विषुवतीय रेखा पर सालों भर वर्षा होता है विषुवतीय पर। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों को पवना विमुख ढालों को बोलते हैं। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला चक्रवात टोर्नाडो है। विश्व का सबसे बड़ी नहर कौन है? सुएज नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कील नहर। विश्व का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर या सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर? तो सुएज नहर। सुएज नहर की स्थापना 1869 में हुआ था। करा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में है। किस में? थाईलैंड में है। संसार का सबसे बड़ा विशाल जलमग्न देविश है। डेविस जलमग्न किन दो देशों के बीच ही थे? ग्रीनलैंड और वेफिन द्वीप के बीच। अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जलमग्न को बेरिंग जलमग्न बोलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी
इसकी लंबाई कौन है, तो नील नदी है जो अफ्रीका महादेश में है, 66-70 किलोमीटर। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन। विश्व की सबसे चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी तो अमेजन ही है। किसी एक देश में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, एक देश में ही बहती है तो मिसिसिपी मिसौरी। विश्व की सबसे छोटी नदी तो डी, यूएस में। किस नदी को पीली नदी भी कहते हैं, तो हांगो को पीली नदी बोलते हैं। एशिया को किसी एक का देश में बहने वाली नदी बोलते हैं, हांगो। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी या किसकी सहायक है, तो मोडीरा विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह अमेजन की सहायक है। विश्व की सबसे व्यस्त तो राइन नदी जो जर्मनी में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा है और 84 लाख है। और भारत का कौन है, तो भारत का जानते हैं थार है, ठीक है। और एशिया का तो गोबी है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार है। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में है, तो सूडान में है। विश्व में शीत मरुस्थलों को अन्य नाम से भी जानते हैं, टुंड्रा। विश्व में सबसे बड़ी शीत मरुस्थल देखिए गोबी आ गया। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल तो अटकामा। विश्व का मरुस्थलीय महाद्वीप तो यूरोप। और आज ये मेरा विश्व का जो भूगोल है, ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो गया। अब मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का जो भी 1 2 3 क्लास है मैं करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।